नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं दीपक डोभाल। समझते थे मगर न रखी दूरियां हमने, चरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाली असी साहब की ये लाइनें आज मेरी जुबान पर जैसे चिपक सी गई। वजह है ईवीएम। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस गजल का ईवीएम से क्या ताल्लुक। तो साहब, जो बात ये गजल कह रही है वो दरअसल हाल बयां है कांग्रेस का। कपिल सिब्बल लंदन में एक हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे गए तो कांग्रेस का हाथ जला बैठे। न्योता कईयों को था मगर पहुंचे सिर्फ कांग्रेस के कपिल सिब्बल। एक हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस में एक बड़े कद के नेता की मौजूदगी ने पूरी पार्टी को पानी पानी कर दिया। बाद में खबरें आई कि कपिल सिब्बल ने पार्टी को इससे दूर रखा और कह दिया कि वो इस पीसी में अपने निजी बुलावे पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टियों और यहां तक कि चुनाव आयोग को भी बुलाया गया था। अगर यह सच है तो सिब्बल इसे निजी बुलावा कैसे कह रहे हैं? जो भी हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने ईवीएम के जिन्न को फिर से बोतल से बाहर ला दिया है। कांग्रेस जो आत्मविश्वास पाने की कोशिश कर रही थी उसे इस घटना ने तगड़ा झटका दिया है। यह रिपोर्ट पहले देखिए, तस्वीर थोड़ी और क्लियर होगी। जब लौटेंगे तो करेंगे देश की बात खास मेहमानों के साथ। विपक्ष के चुनावी पिटारे से ईवीएम का जिन्न फिर बाहर निकला है, लेकिन इस बार विपक्ष के किसी मंच से ईवीएम आलाप नहीं हुआ, बल्कि लंदन में एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुद्दा बाहर आया। सबसे पहले आपको बताएं कि आखिर इस पीसी में हुआ क्या। ये पीसी भारतीय पत्रकार संघ यूरोप की ओर से आयोजित की गई। इस पीसी में स्काइप के जरिए एक नकाबपोश पर्दे पर नजर आया। नकाबपोश की पहचान हैदराबाद मूल के सैयद शुजा के तौर पर हुई। शुजा ने दावा किया कि ईवीएम को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है। शुजा का दावा था कि 2014 के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी से धांधली की गई। शुजा का दावा था कि ईवीएम हैक के लिए कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पाने में बीजेपी की मदद रिलायंस जियो ने की। शुजा ने कहा कि बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाती अगर उसकी टीम ने ट्रांसमिशन हैक कर बीजेपी की कोशिश में दखल नहीं दिया होता। इस हैकर ने अपने दावों को सही ठहराने के लिए बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे का भी नाम लिया। ये कहा कि गोपीनाथ मुंडे को ईवीएम हैक किए जाने की जानकारी थी, इसलिए उनकी हत्या की गई। इसके अलावा ये दावा किया गया कि 2014 में हैकिंग की वजह से कांग्रेस 201 सीट हारी थी। ये भी दावा किया गया कि गौरी लंकेश हैकिंग की इस खबर को छापने वाली थी, इसलिए उनकी हत्या की गई। So I gave an option to those who are willing to participate, but they backed out. And why now? And what are you hoping today's press conference will help Well, achieve? I'm not hoping anything. To be honest, I'm not hoping anything. I know nothing is going to change. इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओर से आयोजित हैकिंग हॉरर शो बताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लंदन में हुई इस पीसी में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014 में बीजेपी को मिले जनादेश का अपमान कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि क्या कांग्रेस को लगता है कि लोग इतनी आसानी से धोखा खाकर किसी भी कूड़े को निगल लेंगे? कांग्रेस पार्टी में मूर्खता संक्रामक होती जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष के नेताओं की कोलकाता रैली के बाद इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले ही हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। उधर शुजा के इन आरोपों के बाद विपक्ष ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मायावती और अखिलेश यादव ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाए। मायावती ने लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हुए हैकिंग को बड़ी साजिश बताया। आखिरकार वो अपने लोगों को मतदान करने के लिए आखिरकार ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ 130 करोड़ लोगों के बीच में ये सवाल जाना चाहिए। भरोसा नहीं है उसे ईवीएम पर, तो हम अपने लोकतंत्र का भरोसा ईवीएम पे कैसे कर लें? उधर कांग्रेस अब ये कह रही है कि कपिल सिब्बल निजी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, जबकि बीजेपी से कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम बता रही है। हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने सैयद शुजा के दावों को खारिज किया है। उन्होंने हैकर के दावे को बेबुनियाद बताया। निर्वाचन आयोग ने दोहराया कि आयोग जिन ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संकेत भी दिए। कुल मिलाकर ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर बवाल मच गया है। इस बवाल में कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें ढूंढा जाना बेहद जरूरी है।
मसलन आखिर कितनी सच्चाई है हैकर शुजा के दावों में? आखिर क्यों कांग्रेस और विपक्षी दल ऐन चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा उछालते हैं? क्या कांग्रेस और विपक्ष को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं? क्या वाकई में लंदन में हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से प्रायोजित है? इन्हीं मुद्दों पर होगी आज देश की बात। तो ये तमाम सुलगते मुद्दे आज होंगे देश की बात का हिस्सा। हम टटोलेंगे जवाब और जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ इसमें जो सत्ता पक्ष है यानी कि बीजेपी है उसका इस मुद्दे पर क्या रुख है। और बहस की शुरुआत से पहले सबसे पहले आपका परिचय करा दें आज के पैनल से। हमारे साथ हैं अमित मालवीय जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, पूर्व बैंकर भी रह चुके हैं। अमित मालवीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं, हार्वर्ड और आईआईटी और आईएम जैसे संस्थानों से पढ़ाई कर चुके हैं। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्क में एमए किया है, सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। राजीव रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से लॉ ग्रेजुएट हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, एसके मेंदिरत्ता, पूर्व कानूनी सलाहकार, चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग में 45 साल तक काम कर चुके हैं और भारतीय चुनाव प्रक्रिया के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं। एसके मेंदिरत्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सचिन डेढ़िया, जो कि एथिकल हैकर हैं, 2007 से इंडिपेंडेंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने का आपको लंबा अनुभव है। सचिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने पैनल से आपका परिचय करवा दिया और जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट रहा है, हम शुरुआत करेंगे शो की 3 रैपिड फायर राउंड के सवालों से। रैपिडली हम 3 सवाल पूछेंगे और अपने मेहमानों से हमारी अपेक्षा है कि इन सवालों का जवाब आपको देना है हां या ना में। एक ऑप्शन जरूर है आपके पास, नो कमेंट्स आप कह सकते हैं, लेकिन पूरा विश्लेषण करने के लिए हमें हां या ना में जवाब दें तो बेहतर होगा और यही है हमारा रैपिड फायर राउंड। तो तमाम मेहमानों से हमारी गुजारिश, हां या ना में अपना जवाब दें। शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड के पहले सवाल से। क्या लंदन से ईवीएम का मुद्दा उठाया जाना चुनावी स्टंट है? अमित मालवीय, आपसे शुरुआत। हाँ। हाँ। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री। नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नहीं, टिकट से चलता रहा, सच्चाई कभी सामने नहीं आया। राजीव रंजन, इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं है। ठीक है। राजीव रंजन जी। हाँ, हाँ, ठीक। राजकुमार भाटी जी। नो कमेंट। नो कमेंट्स। एसके मेंदिरत्ता सर। मेरे ख्याल से भी बिल्कुल हाँ है। ओके सर। सचिन डेढ़िया। नो कमेंट। नो कमेंट्स। ओके, ये था हमारा पहला रैपिड फायर राउंड का सवाल और अब बारी है दूसरे सवाल की। और दूसरा हमारा बड़ा स्पष्ट सा सवाल है, क्या विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम का नाम बार बार चुनाव से पहले लेता है? अमित मालवीय। हाँ। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री। ना। नहीं। राजीव रंजन जी। हाँ। राजकुमार भाटी जी। नहीं। एसके मेंदिरत्ता सर। मेरे ख्याल में तो ये सब जो है हर चुनाव के बाद में ऐसा ही किया जाता है। ठीक है सर, हाँ मैं आपका जवाब। अपना ठीक रहा किसी और पे फोड़ने की डन कोशिश सर, करते हैं। डन, टेकन सर। सचिन डेढ़िया। हाँ, नो कमेंट। ओके, नो कमेंट्स। और अब बारी है आज के तीसरे और आखिरी रैपिड फायर राउंड के सवाल की। क्या कपिल सिब्बल की मौजूदगी से कांग्रेस की किरकिरी हुई है? अमित मालवीय। निश्चित रूप से हाँ। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री।
बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी किसी का नहीं। वो वहाँ कपिल सिब्बल की जगह मेरा नाम लगा लो, लेकिन जवाब तो देना होगा देश को। ठीक है, राजीव रंजन जी। हाँ। राजकुमार भाटी जी। नहीं। नहीं। एस के मेहंदीरत्ता सर। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। सचिन। हाँ, नो कमेंट्स। ऑलराइट, तीनों सवाल हमने पूछे अपने मेहमानों से और बड़े दिलचस्प हमारे पास उनके जवाब हैं। इसका विश्लेषण करेंगे आगे, लेकिन अब बारी है आज के कड़क सवाल की, जो हम पूछते हैं अपने देश की प्यारी जनता से। और अपनी जनता से हमने सवाल पूछा है बिल्कुल सीधा और सपाट। क्या आप मानते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? ये हम अपनी देश की जनता से पूछ रहे हैं। आपको जो भी अब तक पॉलिटिक्स समझ में आई है, चुनाव आयोग का रुख रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का रुख रहा है, क्या आपको लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और इसका जवाब देने के लिए आपको जाना है फेसबुक पर, जी बिजनेस ऑनलाइन पर जाकर आप अपना पोल दर्ज करा सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, या ट्विटर हैंडल पर जाएं जी बिजनेस और वहां पर जाकर यस या नो में अपना जवाब दें। और आपके इस रुझान का, आपके रिजल्ट को हम अपने शो में शामिल करेंगे और साथ ही साथ अपने मेहमानों से उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए, कड़क सवाल हमने पूछ लिया, रैपिड फायर राउंड भी हमारा हो गया। अब बारी है बहस की शुरुआत की। अमित मालवीय, आपसे बहस की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से 2014 वापस 2019 में हमारे मुंह के सामने खड़ा है और एक बीजेपी के सामने कहा जा रहा है कि ये आरोप बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं 2019 के चुनाव में, क्योंकि बात सिर्फ 2014 की नहीं है। सवाल तो फिर गुजरात इलेक्शंस में भी उठे, सवाल तो यूपी चुनाव में भी उठे, सवाल उसके बाद हुए, लगातार चुनाव दर चुनाव उठते गए ईवीएम पर। और अब एक हैकर कहता है लंदन में बैठ के कि हाँ साहब, और वो हैकर वो दावा करता है जो कि ईवीएम बनाने वाली टीम का हिस्सा था, ये उसका दावा है। कैसे ले रही है सर बीजेपी से? देखिए दीपक जी, पहली बार जब ये दावा किया गया कि 2014 के चुनावों को हैक किया गया, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, उनके प्रशासनिक देखरेख में ये चुनाव हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उस चुनाव को करवाया। तो जो एथिकल हैकर हैं वो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने दावा किया कि वो ECIL कंपनी के साथ काम करते थे, ECIL की कंपनी ने उस दावे को खारिज कर दिया। तीसरी बात, जब भारत के इलेक्शन कमीशन ने 2017 में इसी प्रकार का हैकाथन रखा तो ये लोग क्यों नहीं आए, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई और क्यों उस वक्त उन्होंने ईवीएम के हैक होने का दावा नहीं किया? और चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस को ईवीएम की याद आती है, कहीं वो अपनी हार का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे? ठीक है, प्रोफेसर GVR शास्त्री, आप हमें बताएं, जिस बात का जिक्र अमित मालवीय ने भी किया, 12 मई 2017 को एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर तमाम दल जुटते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 3 जून को हम एक हैकाथॉन का आयोजन करेंगे। 26 मई तक सबके नाम मांगे गए, सिर्फ 2 पार्टियां गई वहां पर, और वो भी ये साबित नहीं कर पाई बाद में कि हैकिंग वाकई में पॉसिबल है। आपको अपने देश की एक संवैधानिक संस्था के हैकाथॉन पर भरोसा नहीं है, और 7 समंदर पार बैठे एक हैकर जो कि अपनी परिचय भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, आप उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं सर। ये कैसी राजनीति है सर? संविधान में चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा धर्म है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, और इसके अलावा और कुछ नहीं है उनके पास। और जहां तक संविधान जो आप कह रहे हो, बैलेट और मशीन के अंदर एक टेक्नोलॉजी रूथलेस है। रूथलेस की इसी वजह से है, टेक्नोलॉजी अपडेशन हो सकता है, अपग्रेडेशन हो सकता है, उसको कभी भी हैक कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई मिशन नहीं है जिसको हम हैक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई मिशन नहीं है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। इसका मतलब आपको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है सर? और चुनाव आयोग का ये उनका ये ड्यूटी नहीं है, उनका चुनाव आयोग का एक ही ड्यूटी है, फ्री एंड फेयर। नहीं, सुन लीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उनका विधि है, उनका ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और जहां तक चुनाव होता है वो सिर्फ जनता के लिए होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं। चुनाव होता है सिर्फ जनता के लिए,
नहीं, और नहीं, कल खुदा एक है और 544 इंडिपेंडेंट जीत जाए। नहीं, सुन लीजिए, कल खुदा एक है 544 इंडिपेंडेंट जीत जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, उस टाइम पर ये पार्टी परमानेंट नहीं है। इनकी पार्टी, आप बताइए सर, ईवीएम कितने, चुनाव आयुक्त को ईवीएम के साथ सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा सर? करना चाहिए था। ईवीएम के साथ सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? नहीं, आप नहीं, फ्री एंड फेयर, या पॉइंट पर आए सर, या तो मेरी बात का जवाब। दूसरी बात, मैं चुनाव आयुक्त को ये कहता हूं, उन्होंने गलत, नहीं, हाँ, पॉइंट पर आइए ना, पॉइंट पर आइए आप प्लीज। हाँ बताइए, बोलिए। फ्री एंड, मैं पॉइंट पे कह रहा हूं, चुनाव आयुक्त ये कहता है इलेक्शन में काउंटिंग होता ही नहीं है। It is a summary of impressions. Every mission carry forward the summary of impression. It is not a count. ठीक है, There is no count as far as the mission is concerned. आप पॉइंट पे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कोई बात काउंट होता ही नहीं है। ठीक है सर, अगले राउंड में summary of impression है। राजकुमार summary of impression technology is hacking technology. ठीक है, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ चुनाव आयोग के भी यहाँ पर सीनियर एक नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जिन्होंने चुनाव आयोग के साथ काम किया है। हमारे साथ एक हैकर भी है, हम सब चीज उनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल राजकुमार भाटी, आपसे सवाल, क्योंकि विपक्ष से बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि देश की संवैधानिक संस्था पर यकीन नहीं, और सात समंदर पार जाकर एक अचानक से एक अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर आप लोगों को यकीन है, और बार बार यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग से हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो फिर इतने सारे इलेक्शंस उसके बाद हो चुके हैं, मैं फेरिस्त गिनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको मालूम है कितने 2014 के बाद से कितने इलेक्शंस हो चुके हैं और कितनों में कांग्रेस जीती है। ऐसा क्यों होता है बार बार, जब कांग्रेस या विपक्ष की हार होती है तो विपक्ष एकजुट होकर फिर ईवीएम राग अलाप देता है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। चाहता हूं, एक तो जो भी शास्त्री जी ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की ड्यूटी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है कि न्याय होना ही जरूरी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरे, ये ईवीएम मशीन कभी भी संदेह के दायरे से बाहर नहीं रही, ना भारतवर्ष में ना अन्य देशों में। जहां जहां भी ईवीएम का प्रयोग किया गया वहीं वहीं इस पर संदेह जाहिर किए गए। देखिए, आप जो है नीदरलैंड में और फ्रांस में ईवीएम मशीन से चुनाव किए गए, वहां लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद वहां पर ईवीएम बैन कर दी। वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। और ज्यादातर लेकिन कनाडा, बेल्जियम, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे, वेनेजुएला, यहाँ तो हो रहा है सर। रूस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया में तैयारी हो रही है सर। और ये सब भारत की ओर देखते हैं कि जैसा यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है वैसा हमारे यहाँ भी होगा। अगर मेरी बात आप सुन लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, बोलिए। बजाय आप बीच में काटने के मेरी बात सुन लेते। 2009 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही थी कि ईवीएम हैक हो सकती है। बाकायदा एक जीवीएल नरसिम्हा राव ने उस पर किताब लिखी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि जो ये सुजा नाम का व्यक्ति बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है, लेकिन सरकार को तथ्य देश के सामने रखने चाहिए। जैसा उसने कहा कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की घोषणा की तो मेरे ऊपर हमला हुआ और 18 टाके मेरी चेस्ट में आए हुए हैं। तो ये सरकार को उसके फोटो वगैरह जारी करके बताना चाहिए कि झूठ बोल रहा है ये आदमी। उसने 10-11 नाम बताए इन लोगों की हत्याएं हुई उस दौर में। ये सरकार को इस पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि ये आदमी जिंदा है, ये आदमी थे भी या नहीं थे, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक। तीसरा, उसने दावा किया है कि मैं हैक कर सकता हूं, तो सरकार को ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और उसके सामने ईवीएम मशीन रख देनी चाहिए। ठीक है कि तुम हैक करके दिखाओ, देश का संदेह दूर हो जाएगा। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि वो सच बोल रहा है, लेकिन संदेह दूर होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। राजीव रंजन, संदेह कैसे दूर होंगे राजीव रंजन? संदेह तो पैदा हुए हैं, सवाल उठे हैं, तो सत्ता पक्ष का भी यह कर्तव्य बनता है कि उन संदेहों को दूर किया जाए। सबसे पहले तो ये संदेह कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जो चुनाव लगातार हारने वाले दल है, ये उनका संदेह है। देश की जनता को कोई संदेह नहीं है। और एक मध्ययुगीन जो दौर देश ने देखा है, बैलेट बॉक्सेस की लूट, पोलिंग बूथ पर जिस तरह से हिंसक मुठभेड़ हुआ करते थे, लोग मतदान केंद्रों तक जाने के पहले रोक दिए जाते थे, जिस तरह की हिंसा बरपाई जाती थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारियों के बाद भी कई लोग मारे जाते थे। उस दौर से चुनाव सुधार एक ऐसी स्थिति में पहुंचा है, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ है। इसके पहले कई सरकारें बनी हैं, उसमें यूपीए की कई सरकारें बनी,
और हमारा ये कहना है कि आज जो वीवीपैट के जरिए रैंडमली अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वीवीपैट के जरिए हम आज इन सुधारों को एक मुकम्मल ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, जहां हम संदेह होने की स्थिति में उसको मैनुअली बैलेट पेपर्स की काउंटिंग भी करा सकते हैं, किसने किसको वोट किया वो उनको स्लिप के जरिए उनको मालूम हो जाएगा। जब ये एक ऐसी स्थिति में चुनाव सुधार पहुंचे हैं तो केवल जहां हम हारते हैं वहां ईवीएम को गालियां देते हैं। ये इन कांग्रेस समेत तमाम जो ये पार्टीज हैं इनकी कोशिश यही रही है, लेकिन अभी जिन राज्यों में इनको जीत मिली वहां इन्होंने जनता का जनादेश माना और उसका जश्न ये मना रहे हैं। तो ये दोहरे मानदंड नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत के लोकतंत्र का सम्मान पूरी दुनिया करती है, लेकिन इस लोकतंत्र पर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर देश की सरहद के बाहर इस पर आऊंगा। आपने गालियां दी और वहां कांग्रेस के एक बड़े नेता वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे और फिर उन्होंने पीसी करके खुद की उपस्थिति को जस्टिफाई किया। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, एसके मेहंदी रत्ता साहब, आप तो खुद चुनाव आयोग में रहे, 3 दशकों से ज्यादा का आपका अनुभव है और उसके बाद तो आपने कानूनी सलाह दी है चुनाव आयोग को, और बार बार चुनाव आयोग के भीतर यह सवाल उठता रहा होगा। हमने देखा चुनाव आयोग का, हमने प्रतिक्रिया इस पर देखी, पूरी तरह से खारिज किया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग के भीतर इस पूरी इस मुहिम को लेकर किस तरह के रिएक्शंस देखते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है सर? इसकी पूरी प्रक्रिया के हिसाब से आप उसमें शामिल भी रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है बाय एनी मीन्स, बाय एनी हाउ, क्या ये पॉसिबल है कि इसको हैक किया जा सके, इस पर सवाल उठाए जा सके? देखिए, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो मेरी एसोसिएशन रही है इलेक्शन कमीशन में ईवीएम्स के साथ, क्योंकि ईवीएम की जब कॉन्सेप्ट आया था 1979 में, तब से लेकर मैं इस सारी डेवलपमेंट्स में इन्वॉल्व रहा हूं। लोगों का कहना है कि 2009 में कुछ हुआ, 2014 में कुछ हुआ। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ अपनी तरफ से कि 1982 में हमने पहली दफ़ा ईवीएम्स का यूज़ किया था, लोगों को कईयों को पता भी नहीं है शायद। उसके बाद में 1998 से तो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मैं ये कह सकता हूँ कि 1982 से लेकर और आज तक की तारीख में जितने भी चुनाव हुए हैं, किसी भी चुनाव में ईवीएम्स को हैक करके किसी ने कोई चुनाव नहीं जीता। सिर्फ हमने, इलेक्शन कमीशन ने उनको चैलेंज नहीं दिया, बार बार चैलेंज दिए। कोर्ट्स में उन लोगों को जिन्होंने पिटीशंस फाइल की, हाई कोर्ट्स ने उनको चांस दिया कि अपने इंजीनियर्स को लाओ, हमारे सामने दिखाओ कैसे हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट जी, और इतनी सारी हाई कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने किसी ने कोई प्रूव नहीं किया। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नाम नहीं लिया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो इलेक्शन वायर जो है वो वैलिड नहीं था, ईवीएम्स की हैकिंग से है। अब ये सिर्फ एक चुनावी जुमला रह गया मेरे ख्याल में। ठीक है सर, ठीक है। और ठीक, अगर आप ये कहते, एक मिनट, अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है, तो जो ईवीएम्स इलेक्शन कमीशन के पास अपने रिकॉर्ड्स में हैं, उनको मैं कह सकता हूं कि हैक नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर कोई चोरी करके मशीन ले जाए और उसमें से पुर्जे बदल दे, तो वो तो इलेक्शन कमीशन की मशीन नहीं है ना। अब उसको दिखा दें। ठीक है। एक दफा ऐसा केस हुआ, हमारे बॉम्बे के एक गोडाउन से एक मशीन आज से 10 साल 8-9 साल पहले चोरी करके कोई अमेरिका ले गया। उसमें से उसने बहुत सारे पार्ट्स चेंज करके यहाँ आके दिखाने की कोशिश की, तो वो तो हमारी मशीन तो नहीं थी ना। ठीक है, सचिन से उसके बाद में हमने उन्हीं लोगों को चैलेंज दिया, कोई नहीं आया। जैसे आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के 2 पार्टीज आई थी, उन्होंने बाद में पार्टी ने कहा कि हम मशीन को ये चैलेंज करने नहीं आए। और जैसा भाटी साहब ने कहा, ये हर दौर में होता रहा है। जैसा भाटी साहब ने कहा, हर दौर में ये होता रहा है। बीजेपी के समय में भी ईवीएम पे सवाल उठे थे, आज विपक्ष भी उठा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये पॉसिबल है? चुनाव आयोग अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, लेकिन
एथिकल हैकर हमारे साथ हैं सचिन डेडिया। आपसे पूछना चाहूंगा कुछ टेक्निकल बातें जो हैं शुजा ने कही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पाने में बीजेपी की मदद रिलायंस ने करी। बड़े अजीबोगरीब इस तरह के आरोप लगे हैं। हमने साहब बीजेपी का जो हैक करने का जो मिशन था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, हम उसका शील्ड बनकर बीच में आ गए, हमने हैकिंग को रोक दिया और वहां पर कांग्रेस जीत गई। ये पॉलिटिसाइज तो अपनी तरह से किया जा रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है सचिन डेडिया, जो आज शुजा ने जो दावे किए हैं, टेक्निकली ये क्या पॉसिबल है? जी, पहले ये जो शुजा जो दावे कर रहा है वो अपने आप को बोल रहा है कि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है या हैकर है या यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। हाँ। सही मायने में जब मैंने उसका वीडियो देखा तो मुझे नहीं लगता कि वो ना ही हैकर है ना ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। वो 2014 तक तो इंडिया में था और शायद पता नहीं कब यूएस में गया होगा और अपने आप को यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोल रहा है। उसके खुद के वीडियो में पहले वो खुद ही बोलता है कि ईवीएम वायरलेस के थ्रू हैक नहीं हो सकते क्योंकि उसमें ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू हैक नहीं किया जा सकता। और थोड़ी देर के बाद वो खुद ही बोलता है कि उसी ईवीएम में से कोई सिग्नल निकल रहे थे जिसको वो इंटरसेप्ट कर रहा था। तो जो हैकर जो भी रहता है, हमारे हैकिंग के डोमेन में एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की नाम की एक चीज होती है, व्हाइट पेपर होता है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब हम जो बोलते हैं हमको उसके ऊपर एक पेपर लिखना होता है जो पहले पब्लिश होता है, फिर हम उसको प्रूफ करके बताते हैं। मतलब आज कोई मुझे आके बोलेगा कि सचिन तुम इस वेबसाइट को, मैं किसी को बोलूं कि मैं आपकी वेबसाइट हैक कर सकता हूं, सामने वाला मुझे पूछेगा कि उसके अंदर के डेटा निकाल के दो, उनके अंदर की कोई डिटेल्स निकाल के दो, तब हम माने कि आप सही हो। अब ये जो हैकर है, सो कॉल्ड जो हैकर है, मुझे नहीं लगता कि सचमुच में वो हैकर भी, और वो बोल रहा है उसके खुद के क्लेम्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। वो बोल रहा है कि उसने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाके अपनी टीम को बोला कि हमने सिग्नल को इंटरसेप्ट किया ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो जीत ना सके। अब अगर आप हैकर हो, अगर आप सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकते हो तो आप शायद सिग्नल को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो शायद क्या पता कि इन्होंने सिग्नल को मैनिपुलेट करके शायद कांग्रेस को जिता भी दिया होगा, भरोसा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम सिग्नल को रोक बड़ा फिल्मी से लग रहा है। हाँ। देखना ये है कि ईवीएम के थ्रू डेटा जाता कैसे है, कि हाँ थोड़ा मतलब ऐसे हाँ। ये जो है वो हैकर की भाषा नहीं बोल रहा है, ना ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की भाषा बोल रहा है। मतलब ये कुछ ये मतलब टेक्निकली कुछ नहीं बोल रहा। इसने ना ऐसे बताया, ना एक कंसेप्ट पेपर दिया है, ना व्हाइट पेपर दिया है, ना हमारी भाषा में जो बोलते प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि भाई उसने ये प्रूव करके नहीं बताया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कोई भी हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आता है वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के साथ आता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा एग्जाम्पल्स है। तो उसने टेक्निकल तो कुछ बताया नहीं, और जो भी टेक्निकल बोला वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था कि सिग्नल नहीं आती, फिर बोलता है कि हमने सिग्नल को इंटरसेप्ट किया, और बोलता है कि हमने सिग्नल को इंटरसेप्ट किया इसके लिए हमने उनको जीतने नहीं दिया। तो ये भी तो हो सकता है कि उसने सिग्नल को इंटरसेप्ट करके चेंज भी कर दिया सिग्नल को। करेक्ट, मतलब दावे कुछ मतलब टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली ये पॉसिबल, बिल्कुल टेक्निकली आपने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और अगर इंटरसेप्ट किया जा सकता है तो फिर तो ये किसी भी पक्ष में मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, फिर तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता बनकर शायद वो ये सब कुछ कर रहे थे। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अमित मालवीय, टेक्निकली भले ही ये चीजें प्रूव हो ना हो, ये बात अलग चीज है, ये अपनी अलग बहस हो सकती है, लेकिन एक बहस तो इस बात से फिर से उपजी है, वो ये है ईवीएम पर सवाल। देखिए ईवीएम पर सवाल, जैसा कि राजकुमार भाटी ने भी आरोप लगाए और जीवीएल नरसिम्हा की बार बार बुक का हवाला दिया जाता आप लोगों को कि साहब उन्होंने तो पूरी किताब लिखी इस पर, जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब आप लोग भी सवाल उठाते थे। और अब भी आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं, आपके अपने जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना सरीखे, वो तक इस पर सवाल उठाते रहे। तो एक सवाल अब बीजेपी से भी पूछा जा रहा है कि जब एक कंसेंसस बन रहा है तो फिर क्यों ना फिर बीजेपी फिर बैलेट के पक्ष में आ जाए, फिर हो जाए फिर बैलेट से मतदान। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2009 पे ईवीएम पे सवाल उठाए थे, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं को देखा और वीवीपैट मतलब कागज पे रिकॉर्ड हो कि किसने किसको वोट डाला है, उस प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस किया गया। आज हमारे देश में सभी ईवीएम्स में वीवीपैट लगा हुआ है और मेरा और आपका वोट उस कागज में भी डब्बे में गिर जाता है, और अगर बाद में उसको गिनने की जरूरत पड़े तो वो कागज अवेलेबल रहता है। तो कहीं ना कहीं जो चर्चा इस देश में हुई उसकी वजह से वीवीपैट का जो मैकेनिज्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और ईवीएम को और फुल प्रूफ किया गया। दूसरा विषय, इस हैकर ने कहा कि 2014 में जियो ने बीजेपी को मदद किया।
मैं आपको बताना चाहूंगा, जियो कंपनी दिसंबर 2015 में लॉन्च हुई, तो 2014 में कैसे मदद कर सकती थी। तीसरी बात और मुख्य बात यह है कि हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के और अन्य दलों के ईवीएम पे सवाल खड़े करने के बाद एक हैकाथन का आयोजन किया। उन्होंने इन सारे दलों को, सारे एथिकल हैकरों को बुलाया, तो क्यों नहीं गई उस वक्त कांग्रेस? और अब इस फसाद को खड़ा करने के पीछे क्या राजनीतिक मंशा है, वो जानना जरूरी है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को विश्वास ही नहीं था कि वो ये चुनाव जीत सकते हैं। तो चुनाव होने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया और इस मामले को कोर्ट में लेकर गए। कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को बिल्कुल अच्छी तरह हैंडल किया है। वो तो कांग्रेस की किस्मत खराब थी कि उनकी कुछ सीटें ज्यादा आ गई और उनको मुंह की खानी पड़ी, नहीं तो वो इतना हल्ला मचाते और अपनी हार को ईवीएम में छुपाने का प्रयास करते। आपने कभी छत्तीसगढ़ में देखा है इनको ईवीएम की बात करते हुए? मैं पूछता हूं, आपकी 60 सीटों के आसपास कैसे आ गई? अगर ईवीएम ठीक नहीं है तो आप वहां पे क्यों सरकार में बैठे हैं? तो ये राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित है। कपिल सिब्बल वहां कैसे पहुंच जाते हैं लंदन में, कैसे पीछे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। होता है ना कि भाई जैसे पाल पोस के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार किया तो उसका मुआयना करने वहां पहुंचे थे। ये प्योर रूप से राजनीतिक है और देश के लोकतंत्र को विदेशी जमीन से कमजोर करने का प्रयास है और कुछ नहीं। ठीक है अमित, ओके अमित। जीवीआर शास्त्री, मुझे बताइए, ठीक है आप लोगों के आपसी मतभेद हो सकते हैं और अगर आप लोगों को ईवीएम पर कोई आपत्ति है तो उसका एक दायरा है। हमारे देश में एक संवैधानिक तंत्र है, लोकतंत्र है, जिसके तहत आप अपनी बात रख सकते हैं, जैसा कि एस के मेहंदी दत्ता साहब ने भी बोला और जो तमाम पैनलिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन सर, एक दूसरे देश में बैठकर भारत के इस लोकतंत्र की, यानी कि जो सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे देश की, जिससे पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देखती है कि अगर लोकतंत्र देखना है तो भारत का देखिए, और उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी चुनावी प्रक्रिया जो कि निष्पक्ष है, उस पर इतना बड़ा सवाल या निशान उठता है। सर, ये क्या जरूरी था कपिल सिब्बल को वहां जाना, और क्या इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल खुद इस बात को मान रहे हैं कि जो आयोजक हैं वहां पर, आशीष रे, वो उनके जानने वाले हैं। हमने देखा है कि पॉलिटिकल जो हल्के हैं उनमें ये चर्चा है और ये मेरे ख्याल से अब पब्लिक डोमेन में भी है कि जो वो पॉलिटिकल लेख लिखते हैं उसमें किनकी तारीफ करते हैं, किसके विरोध में लिखते हैं। तो एक तरह से एक बायस्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जैसा कि आरोप लग रहा है, लेकिन उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है सर, वो भी आप करिए। लेकिन देश की खूबसूरती यानी कि लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने वाली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस के एक बड़े नेता वहां पर शामिल होते हैं सर। जी, हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे कौन बाहर लोग क्या कह रहे हैं। अब उनकी चोरी है ना, बहुत बाहर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, उसके ऊपर इतना चिंतित मत होइए। मैं अंदर बैठकर मैं यही बात को दोहरा रहा हूं, जो तेलंगाना चुनाव में जो हुआ था, नहीं तो 25 लाख वोटर लिस्ट में से वोट गायब हो गए और सीईओ बाहर आके ने, ये हमारी अंदरूनी बात है ना सर, सहमति आप रखिए सामने, किसने मना किया आपको? बात मत बोलिए। क्या चुनाव आयोग ने कभी मना किया आपको? मेरे को पूरा रखने दीजिए ना, मेरे को पूरा, आप अपनी सवाल, हाँ ठीक है बोलिए। आपने अमित मालवीय की पूरी बात सुनी और पॉइंट की सुन रहे हो, पॉइंट पे बोलिएगा सर, पॉइंट पे मेरी बात आता है तो मेरे को आपसे निवेदन है सर, पॉइंट पे बोलिएगा, पूरा टाइम लीजिए, पॉइंट पे तो मैं पूरा टाइम लीजिए बोलूंगा। मैं अपने हिसाब से पॉइंट पे आ रहा हूं, क्योंकि तेलंगाना में जो 25 लाख हुआ था उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने माफी मांगा, स्टेट की जनता से माफी मांगा। ये हालत है, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। और जहां तक मशीन की सवाल है, मशीन, अरे इतना चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है इसमें, जनता जो चाहती है उसको करना है, उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स ऑल। उनकी कन्वीनियंस रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी कन्वीनियंस से वो काम नहीं कर सकते हैं। पूरा देश चाहता है, जनता चाहती है, पार्टी चाहता है बैलेट पे चले तो बैलेट पे, इसमें वादोपवाद क्यों? किसने रोका? कल तो मैंने साफ कह दिया था 500 इंडिपेंडेंट जीत गए पार्लियामेंट में, फिर ये क्या कर लेंगे? सर ये पार्टी कोई गारंटी नहीं है। किसने रोका सर? पार्लियामेंट्री सिस्टम गारंटी है, आपको किसने रोका? चुनाव आयोग रहेगा। नहीं, किसने रोका? पार्लियामेंट्री सिस्टम गारंटी है, चुनाव आयोग गारंटी है, पार्टी गारंटीज नहीं है। नहीं, आपको रोका किसने? होगा नहीं होगा,
आपको रोका किसने कि आपको लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेना पड़ा? आपको हिंदुस्तान में रोका किसने सर, ये बताइए। रेफरेंडम कराइए। आपको रोका किसने हिंदुस्तान में कि आपको लंदन जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेना पड़ रहा है? किसने रोका आपको? अरे आप ऐसा है ना, पार्टी का बहस करा रहे हो आप, पार्टियों के नहीं, आप पार्टियों के बीच के बहस करा रहे हो, कांग्रेस और बीजेपी की, और बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। वो एक्चुअली ये मुद्दा उनका नहीं है, जबरदस्ती वो कूद पड़े हैं। ये मुद्दा है सिर्फ बैलेट का और चुनाव आयोग का। ठीक है, ठीक है राजकुमार भाई, क्योंकि पार्टी की विचार छोड़ के जनता के विचार पे। ठीक है भाई, चुनाव होता है जनता के लिए, चुनाव होता है जनता के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। ठीक है, पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ओके ओके जीवीआर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 500 में लड़ा, कितना जीता? 44। ओके जीवीआर, पॉइंट टेकन जीवीआर। प्रोफेसर जीवीआर, पॉइंट टेकन सर। राजकुमार भाटी, आपने कहा कि कपिल सिब्बल की मौजूदगी से कांग्रेस की किरकिरी नहीं हुई। आपने कहा मेरे को एक बात और कहना है, नहीं मेरे को एक बात और करना है। जीवीआर, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी ने भी एक किताब लिखा, जीवीएल नरसिंह राव ने भी कहा, हमने उस पर चर्चा कर ली सर। हमने सवाल पूछा था, हमने पूछा था अमित मालवीय से, यही सवाल हमने पूछा था, हमने चर्चा कर ली इस पर। राजकुमार भाटी उठा चुके हैं इस मुद्दे को। अमित मालवीय साहब वीपैट का बोल रहे हैं, कर लिया सर। पूरा देश में नहीं है। यू आर लेट अमित सर। मालवीय गलत बोल रहे थे, वीपैट पूरा देश में नहीं है। राजकुमार भाटी इस सवाल को उठा चुके हैं सर। अमित मालवीय जी को बता दिए। ठीक है, ठीक है, ओके सर, मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं आऊंगा ना आपके पास। आप रखें ना अपना जवाब तैयार रखें। राजकुमार भाटी, कांग्रेस खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधिकारिक रूप से, जहां तक मैं समझ पाया हूं, उसको खुद को अलहदा कर रही है, और कपिल सिब्बल को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना पड़ा कि साहब ये मेरा मैं तो लंदन जा रहा था, मुझे एक निजी मेल आया और मैं चला गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक महागठबंधन की बयार चल रही है देश में? भले ही आप लोगों का गठबंधन यूपी में नहीं हो पाया हो, लेकिन कोलकाता में तो आप लोग सब साथ में थे। क्या आपको नहीं लगता है इस तरह के मुद्दों को उठाकर, इस तरह की मौजूदगी से बार बार, किसी और के लिए तो कम से कम महागठबंधन के लिए तो किरकिरी हो ही रही है, अगर आप कांग्रेस के लिए किरकिरी नहीं मांगते तो? दीपक जी, हमें इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर चर्चा कराने के बजाय हमें तकनीकी बातों पर चर्चा करानी चाहिए। ये कहना कि वो पत्रकार कांग्रेस का समर्थक है या कांग्रेस के सांसद वहां क्यों मौजूद थे या इससे कांग्रेस की किरकिरी हुई है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए, तकनीकी बात यह है कि कोई भी मशीन फुल प्रूफ नहीं होती है। जब टाइटैनिक जहाज बना था, आपको अच्छी तरह पता है कि उसका दावा किया गया था कि जहाज कभी डूबेगा नहीं, और वो अपनी पहली विजिट में डूब गया था। अभी पीछे कुछ कंपनियों ने गाड़ियां निकाली, स्मार्ट कार, उसमें कहा गया कि ये गाड़ी चोरी नहीं हो सकती, इसमें ऐसा लॉक है और साइबर सिस्टम है। उसको भी लोगों ने हैक कर लिया, उसे भी खोल लेते हैं, वही गाड़ियां ज्यादा चोरी हो रही हैं आजकल। तो ये कहना कि देखिए इस पर संदेह है। और मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत में मेरी बात सुनिए राजकुमार जी, मैं ये कह रहा हूं कि संदेह है, संदेह को, असहमतियों को हमारे देश में जगह देने का एक तरीका है। बात यह हो रही है कि क्या एक दूसरे देश पर जाकर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाकर क्या कांग्रेस ने एम्बैरेसमेंट नहीं किया है देश का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल नहीं उड़ाया है? बात इस बात पे हो रही है सर। ये लोकतंत्र का, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक शैली है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जब कोई प्रश्न उठाए जाते हैं तो बजाय उन प्रश्नों के जवाब देने के और वो संदेह दूर करने के, उनके जवाब में एक आ जाता है ये देशद्रोह है, ये देश का अपमान है, ये देश की बदनामी है, ये लोग देशद्रोहियों से मिले हुए हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं, उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो इन्हें जवाब अभी जो है, अमित मालवीय जी ने कहा कि सारी मशीनों में वो वीवीपैट लगे होते हैं। अब इस तरह के झूठ किस स्वार्थ में झूठ बोल रहे हैं? इनका क्या स्वार्थ है इसमें? सभी मशीनों में तो नहीं होते वीवीपैट। आप सभी मशीनों में वीवीपैट लगा दीजिए, ये हमारी पार्टी की मांग रही है, संदेह दूर हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग ने कहा सब मशीनों में वीवीपैट लगा दीजिए। जहां तक मुझे जानकारी, चुनाव आयोग ने कहा है कि 2019 में सभी मशीनों में वीवीपैट होगा। बहरहाल राजीव रंजन, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि 2017 के बाद, अच्छा राजीव, मेहंदी रत्ता 2017 के बाद, अमित आ रहा हूं आपके पास, मेहंदी रत्ता साहब को सुन लेते, अमित इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, मेहंदी रत्ता। हाँ, 2017 के बाद जी, 2017 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, जितनी स्टेट्स में हुए हैं, जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं, जितने जनरल इलेक्शंस हुए हैं 17 और 18 में, हर इलेक्शंस पर वीवीपैट हर पोलिंग स्टेशन पर लगाया गया है। और 2019 के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमिटमेंट दे रखी है इवन टू द सुप्रीम कोर्ट कि हम हर पोलिंग स्टेशन पर
ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाएंगे और उसकी सारी व्यवस्था हो चुकी है। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि जब वीवीपैट लगेगा और आप देख पाएंगे कि मेरा बैलेट पेपर जो है, जिसको मैंने वोट दिया वही बैलेट पेपर मेरे सामने छप के खड़ा है, तो फिर उसके बाद में ईवीएम पर जो है संदेह करना, मुझे कोई समझ नहीं आ रही इस चीज के बारे में। ठीक है अमित आपका जल्दी से रिएक्शन। आप चाहें तो उन बैलेट पेपर्स को जो है वो काउंट भी कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। कीपैड का ईवीएम का कीपैड जो है इंप्रेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है राजीव, मैं राजीव समझ रहा हूँ। राजीव मैं समझ रहा हूँ। राजीव मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। टेक्नोलॉजी मुझे एक रिएक्शन बस लेने दीजिए। सामने आपके पास जी ठीक है अमित क्विक रिएक्शन। अमित मुझे तो मेहंदी साहब कोई भी टेक्नोलॉजी 1000% कर सकते हैं, 1000% कुछ भी कर सकते हैं हम। नहीं एक एक करके सर। राजीव इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। क्विक रिएक्शन। आपके सामने उसकी गिनती हो सकती है 1000%। हमने गिनती करी है और शास्त्री जी आप क्यों ऐसी अराजकता पैदा करना चाहते हैं? शास्त्री जी सुन लीजिए। शास्त्री जी अपनी बारी का वेट कर लीजिए। शास्त्री जी अपनी बारी का वेट कर लीजिए। हाँ अमित देखिए सबसे पहली बात तो ये है, देखिए मेहंदी रत्ता जी ने जो बात कही कि 2017 से अरे आप ही लोग बात कीजिए, फिर करिए आप ही लोग। हाँ अमित बोलिए। राजीव मैं आपके पास आ रहा हूँ उसके बाद। देखिए 2017 के बाद जो चुनाव हुए, जैसे मेहंदी रत्ता जी ने बोला, उनमें वीवीपैट इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया और मोदी सरकार ने पूरे फंड इलेक्शन कमीशन को दिए। मैं राजकुमार भाटी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। हम आपको देशद्रोही इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। कर्म बदल लीजिए, आपको कोई देशद्रोही नहीं कहेगा। क्यों आप लंदन में जाके ईवीएम हैकेथन कराते हैं? क्यों, जब देश का संवैधानिक इलेक्शन कमीशन इसी प्रकार का हैकेथन कराता है तो आप उसमें क्यों हिस्सा नहीं लेते? अपने काम बदलिए, आपके नाम को कोई खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर आप देशद्रोह करेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। अमित इसको अभी रहने देते हैं, ये अलग बहस हो जाएगी, इसको रहने देते हैं अभी। राजीव रंजन। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 2014 में सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की इससे बड़ी अक्षमता क्या हो सकती है कि कांग्रेस के शासन में ईवीएम हैक करा करके और एनडीए की जीत सुनिश्चित करा दी गई। अब इस तरह के आरोपों पर तो कांग्रेस को भी चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के जो बेशर्मी भरे आरोप है, इससे कांग्रेस को खुद किनारा कर लेना चाहिए और अपने नेताओं को ऐसे बचकाने बयान देने से बचना चाहिए। अगर देश में चुनाव सुधारों की एक प्रक्रिया किसी तार्किक परिणति पर पहुंची, आज एक लॉजिकल कंक्लूजन पर यह पहुंचा है, तो फिर से इसको पीछे लौटा करके बैलेट पेपर की मांग, आज मैंने बहुजन समाज पार्टी के एक नेता को सुना, बड़ी नेता को मैंने सुना, समाजवादी पार्टी के कई नेता तो इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। हमारा ये कहना है कि इसमें और बेहतर करने के लिए जब ये सरकार का संकल्प है और हम वीवीपैट से पूरे देश के चुनाव कराने के लिए संकल्पित हैं, तो इसको और बेहतर कराए जाने के लिए कोई सकारात्मक सुझाव आपके पास है तो निर्वाचन आयोग ये निर्वाचन आयोग कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। आपकी सरकारें रही हो या हमारी सरकार आज है, हर सरकार में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसने अपना काम बखूबी किया है, तब भारत के लोकतंत्र का सम्मान पूरी दुनिया में है। ठीक, लेकिन अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे नेता जिस तरह से चुनाव आयोग और पूरे निर्वाचन के इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं, ठीक है, इससे पूरे देश में मतदाताओं का भरोसा वो खो रहे। ठीक है सचिन मैं जल्दी से अब आपके पास आऊंगा। आप मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष के भी हैं, पक्ष के भी हैं, चुनाव आयोग के भी हमारे बहुत सीनियर मोस्ट यहाँ पर ऑफिशियल हैं, हालांकि वो अब नहीं है लेकिन वो कम से कम सलाह जरूर दे सकते हैं, आपकी बात जरूर वहां तक पहुंचेगी। ये आप युवा भी हैं, एथिकल हैकर भी हैं, जब ये बहस पूरे पब्लिक डोमेन में चलती होगी तो आप लोगों का भी रिएक्शन आता होगा यार कि ये किस तरह की बहस हो रही है। क्या आपके पास कोई पॉजिटिव रेमेडी है, कोई सोल्यूशन है कि चुनाव आयोग या देश की सरकार कुछ ऐसा करे कि इसमें विपक्ष की जो चिंताएं हैं वो भी ठीक हो जाएं, वो भी समाहित हो, और सरकार का जो पक्ष है या जो चुनाव आयोग का पक्ष है वो भी इसमें आ जाए? कोई ऐसा कोई सोल्यूशन क्या निकलता है इससे, ताकि हमें ये लंदन जैसा जो हैकाथॉन है उसकी स्थिति दोबारा ना देखनी पड़े?
जी मेरे हिसाब से तो ये जो लंदन का जो जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो एक अननोन हैकर है, अननोन हैकाथॉन है, उसने कुछ बोला है बट टेक्निकली उसने कुछ साबित नहीं किया था। तो मेरा पर्सनल रिएक्शन ये है कि हम जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन पूछे थे जो रैपिड रायन फाउंड थे, और आपने मुझे एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाया है, तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा टेक्निकल कम था, इसके लिए मैंने अपने पर्सनल व्यूज को साइड पे रखे। मैं समझता हूं, मैंने खाली नो कमेंट्स इसके लिए बोले क्योंकि उसमें टेक्निकल इतना नहीं था, राइट। तो हम टेक्निकली ये जो इलेक्शन कमीशन जो कर रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो 2017 में जो किया था वो सही किया था कि उन्होंने जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो बग बाउंटी प्रोग्राम करते हैं कि आओ और हमारे सिस्टम्स को हैक करो, हम आपको रिवॉर्ड देंगे उनके सामने। तो इलेक्शन कमीशन ने शायद 2017 में जो एक पूरा चुनौती दे दी थी सभी लोगों को कि भाई आप आओ और आप अगर हमारे सिस्टम्स में कुछ खराबी है तो आप हमको बताओ, मतलब हमारे जैसे यंगस्टर्स या एथिकल हैकर्स इंडिया के या अक्रॉस जी भी थे, तो आप हमको आओ और हमको बताइए। तो शायद कोई आया नहीं था, और शायद ये भी है कि हमारे जैसे अभी मेरे को भी अगर ट्राई करना था तो मेरे पास सिस्टम ही नहीं था, मतलब अगर आप चाहोगे तो मेरे पास सिस्टम ही नहीं, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा कि मेरे को 2 दिन तो समझ में लगता है कि वो सिस्टम वर्क कैसे करती है। बट वो एक अच्छा अप्रोच था, दैट इज मतलब हम एक इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और उन्होंने एक पूरा इंडिपेंडेंट हैकाथॉन रखा था, और तब हमको चाहिए कि हमारे जो इंडियन डिपार्टमेंट्स है जो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो ऐसे थोड़े और रखे ताकि पब्लिक का जो भरोसा है वो रहे कि भाई हमने सबको इनविटेशन दिया था और हम ये प्रूव करके बता रहे कि ये क्या है, सेफ है करके। तो ये ऐसे हैकाथॉन्स अगर थोड़े और जैसे बग बाउंटी प्रोग्राम्स होंगे तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया के हैकर्स खुद ही प्रूव करेंगे कि भाई आप में कुछ तकनीकी खराबी है कि नहीं है करके। ठीक है, यानी कि आप एक सजेशन दे रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तक ये वो न रहे, इसके आगे भी चले। खैर, अब वक्त है हमारे देश के कड़क सवाल जो हमने पूछा था अपनी देश की जनता से, उस कड़क सवाल का जवाब लेने का, और बड़े दिलचस्प इसके नतीजे आए हैं। हमने अपनी देश की जनता से सीधा सीधा पूछा था, क्या आप मानते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? अब हम ये जानते हैं कि देश की जनता इतनी टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन जो भी जनता को समझ में आया इस पूरे विमर्श के बाद, जो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसका रिएक्शन मुझे लगता है ये आया है, और रिएक्शन ये आया है कि सिर्फ 26% जनता ये मानती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जबकि 74% जनता ये मानती है कि नहीं, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। रिएक्शन लेते हैं। अमित मालवीय, आपसे शुरू करते हैं। बहुत क्विक रिएक्शन, सबके पास मुझे जाना है इस पब्लिक के इस रिजल्ट पर। सर, आपका ओपिनियन? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस और विपक्ष इस प्रकार के हथकंडे इसीलिए अपना रहा है क्योंकि उनके पास कुछ सकारात्मक कहने के लिए नहीं है। और आपके पोल में जो नतीजे आए हैं, इसी प्रकार के नतीजे 2019 के चुनाव में आएंगे और मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुत बड़े बहुमत से बनेंगे, और कांग्रेस और विपक्ष को दोबारा विपक्ष में बैठना पड़ेगा और नई खुफिया चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रोफेसर जी.आर. शास्त्री, ये सवाल पब्लिक का जो रिजल्ट आया, इस पर आपका रिएक्शन, और इस रिएक्शन के साथ एक सवाल और जोड़ दूं कि क्या वाकई में अब विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है कि अब वो ईवीएम जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं? सर, आपका रिएक्शन सर। जी.वी.आर. जनता को आप जैसा बताएंगे वैसा सुनेंगे। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करा, उन्होंने कहा कैश और करप्शन का दोनों के बीच में को रिलेशन है, बल्कि एज इकोनॉमिस्ट में ये कह दूं कभी कोई रिलेशन होता ही नहीं है, क्योंकि पूरा देश मान लिया था। 3 महीने की मोहलत मांगी प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने हाँ कर दिया। वैसा ही अलग चुनाव का भी है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव फेस्टिवल होता है और चुनाव आयुक्त का ये जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चाहे वो मशीन से करा है या कागज से करा है, लेकिन कागज से कराना ही सही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कागज की जगह पे मशीन जिसने लाया उसको मैं दोषी ठहराता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने भी ये लाया वो गलत था, ठीक, बिल्कुल गलत था ये। ओके, आपका ओपिनियन है सर। राजीव रंजन, आपका रिएक्शन सर? इसका मम्मा के फोन पर कर लो, हम लाइव पर है। राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन रहे हैं। हाँ, आपका रिएक्शन सर इस पब्लिक रिजल्ट्स पर, जो अपना नतीजा जो सुनाया है पब्लिक ने। राजीव जी। देखिए, जनता परिपक्व है, समझदार है, और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ जो
पब्लिक है उसने ये कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बात गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कम से कम अब 90 दिन के आसपास चुनाव में बचे हैं, जिसके साथ ये चुनाव संपन्न होना है ईवीएम के जरिए ही होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है। तो अब भरोसे के साथ और बेहतर तरीके से चुनाव कैसे संपन्न हो इसकी राह को प्रशस्त करना चाहिए। ठीक है भाटी साहब, क्या बढ़ जाना चाहिए विपक्ष को, इस मुद्दे को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं अभी भी मुद्दा है आपके लिए? देखिए, अगर देश के आपके पोल के अनुसार अगर देश के 26% लोगों को हमारी चुनाव प्रणाली पर विश्वास नहीं है तो ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है और ये बहुत गंभीर बात है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के मित्र इसको बिल्कुल भी गंभीर नहीं मान रहे हैं। अगर 1% लोगों को भी संदेह है तो उनका संदेह भी दूर किया जाना चाहिए। हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। और आपका पोल बता रहा है कि 26% लोगों को संदेह है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, बहुत ज्यादा मत है। ये 26% जो होता है बहुत ज्यादा है। ठीक है महेंद्र दत्ता सर, हमने देखा है इस पोल के बहाने आपका रिएक्शन लेते हुए मैं एक सवाल और पूछूंगा। हमने देखा है कि चुनाव आयोग और विपक्ष की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ी हैं बीते कुछ सालों में। अगर हमने देखा, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी तो हैं, लेकिन जिस तरह से सीधे आक्षेप और आरोपों के घेरे में आप लोग आ जाते हैं, और हमने देखा है ये तमाम पॉलिटिकल वर्ग में हो रहा है। कोई भी अगर राजनीतिक छीटाकशी करनी है तो संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दो। ये जो है सर, ये एक नया जो चलन चल रहा है, इससे आप लोग कितने बतौर एक संवैधानिक संस्था कितने अब चिंतित होते हैं? उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? और साथ ही साथ जो जनता एक कह रही है, आपकी बात पर एक तरह से मुहर लगा रही है, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, इस पर आपका रिएक्शन सर? जो जनता कह रही है कि ईवीएम्स हैक नहीं हो सकती, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हम लोगों का कहना है और हम लोगों का मानना है और 100% कन्विक्शन है कि ईवीएम्स हमारी हैक नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के मन में संदेह है, तो उस संदेह को नेचुरली दूर करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन में अगर कोई किसी चीज़ पर कोई मतभेद है या दूरी है, तो उसको दूरी को कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में बैठकर इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, ताकि उनके जो मन में जो संदेह हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो दूर हो सकें। और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तो जनता की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मन का संदेह दूर होगा तो इसका मतलब है कि जनता का मन का संदेह भी दूर होगा। तो इसलिए इंटरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सके इस इंटरेक्शन को वो जल्दी से ठीक, बिल्कुल लाने की कोशिश करें। सचिन, आपका रिएक्शन, आप कुछ कहना चाहेंगे पॉलिटिकल वर्क से, चुनाव आयोग से? हाँ जी, मैं इलेक्शन कमीशन जो है उनको तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि एक कोई अननोन हैकर आके कुछ बोल देता है और टेक्निकली कुछ प्रूव नहीं कर पाता है, और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आके उनको मतलब पूरी सफाई देनी पड़ती है। जबकि एक हैकर ने सिर्फ, हैकर भी नहीं बट आधे घंटे के लिए उसने कुछ बोला, उसमें टेक्निक, हम जो होते हैं हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं दिया, वाइट पेपर नहीं दिया। मतलब एक तरीका होता है कि अगर कोई चीज़ हैक होती है तो उसका पहला पेपर बताओ, फिर एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बताओ। इन्होंने आके सिर्फ बात बोली, और मैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ मतलब मतलब मेरी सहानुभूति है उनके साथ कि उनको आके बाद में पूरी सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि एक अननोन हैकर ने आके एक बता दिया कि वो हैक हो सकता है, जबकि उसका कोई प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने। तो आई एम विद द इलेक्शन कमीशन के दे कंटिन्यू द गुड वर्क, और जो कर रहे हैं इट्स वेरी गुड। ऐसे बिकॉज़ हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। सचिन के इसी नोट पर, ठीक है सचिन, आप ही के नोट पर अब इस बहस का हम यहाँ पर समापन करते हैं। लेकिन जो हमारे शो का फॉर्मेट रहा है डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच का, देख लेते हैं डायलॉग ऑफ द डे आज किसे गया है। अगर देश में चुनाव सुधारों की एक प्रक्रिया किसी तार्किक परिणति पर पहुंची, आज एक लॉजिकल कंक्लूजन पर यह पहुंचा है, तो फिर से इसको पीछे लौटा करके बैलेट पेपर की मांग, आज मैंने बहुजन समाज पार्टी के एक नेता को सुना, बड़ी नेता को मैंने सुना, समाजवादी पार्टी के कई नेता तो इस तरह की बातें करते हैं। ओके राजीव, ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और देख लेते हैं मैन ऑफ द मैच किसे मिला है आज। मुझे नहीं लगता कि वो ना ही हैकर है ना ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है।
वो 2014 तक तो इंडिया में था और शायद पता नहीं कब यूएस में गया होगा और अपने आप को यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोल रहा है। उसके खुद के वीडियो में पहले वो खुद ही बोलता है कि ईवीएम वायरलेस के थ्रू हैक नहीं हो सकते क्योंकि उसमें ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू हैक नहीं किया जा सकता। और थोड़ी देर के बाद वो खुद ही बोलता है कि उसी ईवीएम में से कोई सिग्नल निकल रहे थे जिसको वो इंटरसेप्ट कर रहा था। ओके सचिन, बहुत बहुत बधाई मैन ऑफ द मैच के लिए। और इसी के साथ देश की बात में हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमित मालवीय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री आपका शुक्रिया, राजीव रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार भाटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एसके मेहंदी रत्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सचिन डेडिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की देश की बात। और ये जो सवाल उठा है, चाहे वो कांग्रेस पर उठा हो, चाहे विपक्ष पर उठा हो या विपक्ष के माध्यम से सरकार पर उठा हो, ये सवाल तमाम अब जनता की अदालत में है और 100 दिन से भी कम रह गए हैं चुनाव को। क्या ये वाला मुद्दा चुनाव को इंपैक्ट करेगा या नहीं, ये हम छोड़ते हैं देश की जनता पर, हमेशा की तरह, क्योंकि देश की जनता ही आखिर में जनार्दन है। इसी के साथ देश की बात में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।